अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के दिन एक मरतबा फिर से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत तफसील के साथ बलूचिस्तान के हालात, वहाँ जारी फौजी ऑपरेशंस, उनके नताइज और ओवरऑल मुल्क के अंदर जारी मुख्तलिफ तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं फ़ौज की, इंक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज़, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़, इंक्लूडिंग कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर बहुत तफसील से बात की। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान के हवाले से था, इसलिए मैंने बलूचिस्तान के अमूर के हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हमारे किया बलोच, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। मैं उनके साथ अब से थोड़ी देर बाद एक पॉडकास्ट करूंगा जो कि हकाइक के चैनल पे आप देख सकेंगे अब से थोड़ी देर बाद। तो मैं हालांकि मुझे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बातें उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं, इंसान के कानों से धुआं निकलता है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और जितनी मतलब है कि अजीबो गरीब तरह की लॉजिक्स ला रहे हैं। अपने ही हम वतनों को कभी सहाफ़ियों के ज़रिए गद्दार कहलाते हैं और कभी खुद से फतवे देना शुरू हो जाते हैं। तो वो बातें सारी किया बलोच के साथ मेरी पॉडकास्ट में हकाइक के चैनल पे आप देख पाएंगे। लेकिन मैं अपने इस वीलॉग के अंदर उन चंद अहम बुनियादी बातों पे बात करता हूँ जो कि उन्होंने सियासी बयानबाजी की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आगाज में उन्होंने कहा कि अब मैं बात करूंगा और उसके बाद आप सवाल करेंगे और आपने सवाल सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन पे करना है। लेकिन फिर सवाल सियासत के ऊपर हुए और उन्होंने उन सियासी सवालों के जवाबात में सियासी जवाबात भी दिए। तो मैं 3-4 जो अहम मौजूआत है वो आपके सामने रखता हूं और फैसला आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो वैसे तालिबान वाली बात होनी चाहिए, जो उन्होंने काफिर करार दिया है और कहा है कि काफिरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये जो हथियार अफवाज पाकिस्तान फौज पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जारी रखने के लिए पाकिस्तान के आम और मासूम शहरियों को, जो वाकयातन अपने मज़हब से एक बड़ी तादाद मेजॉरिटी बहरहाल अपने मज़हब से मोहब्बत करती है, उनके उन जज्बात को इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के बारे में नफरत उभारना, मैं उससे वो अहम तरीन नुक्ता तो वो है। लेकिन चूंकि मैंने कल के वीलॉग में बात की थी मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के हवाले से, और मैंने आपके सामने रखा था कि वो जनरल आसम मुनीर की जुबान बोल रहे हैं और वो हरगिज ये नहीं कह रहे कि नए सूबे बनाए जाएं, वो 1 यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं। कोई भी बंदा उनकी बात को गौर से सुने समझे गौर करे तो उसे समझ आएगा कि फौज का पुराना मंसूबा, पुराना ख्याल, पुराना तस्वुर कि 1 यूनिट रख के इन लोगों को सही तरह से शिकंजे में लाया जा सकता है, लूट मार बेहतरीन तरीके से हो सकती है। वो ख्याल, वो ख्वाब पाकिस्तानी जर्नैलों को रात को सोते हुए आते हैं कि काश हम 1 यूनिट बना लें, और फिर ना तो कहीं सिंध से कोई आवाज़ आए, ना कोई बलूचिस्तान से आवाज़ आए, ना पख्तूनख्वा या ट्राइबल एरियाज़ के लोग अपने हकूक़ का कोई मुतालबा कर सकें किसी बुनियाद के ऊपर, अपनी शिनाख्त की बुनियाद के ऊपर। ना वो ये कह सकें कि हमारे हकूक़ कम है और उनको आपने ज़्यादा हकूक़ दिए हैं जो अपर पंजाब की चंद डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हैं। कश्मीरियों को तो हमने वैसे ही दबाया हुआ है, उनको तो बोलने की इजाज़त नहीं है, और जो बोले उसका हम वो हशर करते हैं कि बाकी कोई कश्मीरी बोलता नहीं। लेकिन पिछले 3-4 सालों से कश्मीरी बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि मिसाल बन गए। तो अब इन तमाम मामलात को कंट्रोल करने के लिए जो एजेंडा हमें आसम मुनीर साहब का नज़र आया वो यही है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर सूबों के नाम पे, नए सूबों के नाम पे ये सूबे ख़त्म कर दिए जाएं। जब बड़े सूबे ख़त्म होंगे, छोटे छोटे सूबे होंगे, तो उनकी तो कोई एक इनफरादी हैसियत ही नहीं रहेगी ना। तो फिर बेसिकली वो 1 यूनिट की तरह ट्रीट होगा, तो वो 1 यूनिट का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो आपका 1 यूनिट बने। दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी कि लोग इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि मैनू जमहूरियत बड़ी पसंद है, मैं जमहूरियत का सबसे बड़ा हामी हूँ, लेकिन जमहूरियत के अंदर तो एक निज़ाम नहीं है, जो मौजूदा निज़ाम है वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर निकाम है, ये 12 घंटे काम करता है, ये 18 घंटे भी कर ले कोई तब्दीली
नहीं ला सकता, तो जमहूरियत के अंदर और भी तरीक़ाकार और भी निज़ाम है। तो वो कौन सा निज़ाम है? वो सदारती निज़ाम है। ये वो कहना चाह रहे थे और उनको कहा गया था कि जाके ये बातें बोल के आ जाएं। अब जो बंदे उन्होंने तैयार करने थे, वो बंदे साफ ज़ाहिर है कि उनको पैसे की भी ज़रूरत होगी इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो वो उन कारोबारी अफराद को, उन जो ट्रेड यूनियंस के लोगों को, या ट्रेड यूनियन तो नहीं कहना चाहिए, ट्रेड जो बॉडीज़ बनती हैं ताजरों की, ट्रेड यूनियन तो वो होती है जो मजदूरों की होती है, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, लेकिन इन तमाम जो कारोबारी अफराद की तंजीमें हैं, इनको और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको इकट्ठा करके, ज़रा ये वो लोग हैं, मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं इनकी हुब्बल वतनी पे कोई शक नहीं कर रहा, इनकी लेकिन मजबूरी होती है, जो कारोबारी शख्स है उसका पूरा फोकस सारा दिन यही होता है, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। वो कहता है मैं इस्लाम के, अपने मज़हब के साथ बड़ा कमिटेड हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस्लाम को, पाकिस्तान मेरा वतन है, मैं पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी सारी मोहब्बत, अब जो बंदे ये बात कह रहे होते हैं ना, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी शख्स की शख्सियत का जायजा लें तो उसका वाहिद फोकस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि किस तरह से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। अब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में सबसे बड़ी रुकावट किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके के, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अगर वो काउंटी है, जिस तरह अमेरिका में काउंटी सिस्टम है, तो काउंटी का जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, या वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं, मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। अगर वो कोई शहर की सतह की एक कॉरपोरेशन है, वो आपको फैसिलिटेट कर सकती है। आपका जो इंतज़ामी यूनिट है, आपकी जो सूबा है या आपकी जो स्टेट है, वो उसकी गवर्नमेंट, या फिर आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सबसे ताकतवर कुव्वत है जो उस निज़ाम को चला रही। पाकिस्तान के अंदर ना तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, कोई यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स या वो वाला निज़ाम ओवरऑल मुल्क में एक आध जगह के अलावा कहीं पे आपको नज़र ही नहीं आता है। मतलब साझा है कि सिंध के अंदर थोड़ा सा हमें नज़र आता है। उसके बाद आप देखें कि सूबाई हुकूमतें हों या मतलब है कि वफाकी हुकूमत हो, तो ये तो आपके सामने जो है वो लेम डक हैं, लेम डक तो नहीं कहना चाहिए, पपेट्स हैं। और ये इनको कौन, इनके धागे कौन खींचता है? पहले तो खैर धागे खींचते थे, अब तो अपने मतलब परवरदा लोगों को, बिल्कुल नाहल लोगों को लाके वो सामने बिठा देते हैं मुसलसल पिछले कई लंबे अरसे से, तो उनके ज़रिए फिर निज़ाम को चलाने की कोशिश करते हैं, और नतीजा क्या है आपके सामने। अब सूरत हाल ये है कि उनको, जो कारोबारी अफराद हैं, ये बेचारे, इनकी मजबूरी होती है कि जो इनको किसी भी हवाले से फैसिलिटेट कर सके। अब वो कहते हैं, अपने ज़मीर को मुतमइन करने के लिए कहते यही है कि देखिए कारोबार कर रहे हैं और हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इकॉनमी में। ये बात वो सही कह रहे होते हैं, मतलब हर बात के ऊपर हम वन साइडेड बात नहीं कर सकते कि ये बात भी फजूल है, ये भी फजूल है, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, ये सही है। तो बात यह है कि ये वाली बात वो एक हवाले से सही कह रहे होते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनका अपना फ़ायदा भी हो रहा होता है। अब उस फ़ायदे को वो मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं। मैक्सिमाइज़ ना तो उनको कोई यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट करेगी, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ना सूबे की गवर्नमेंट करेगी, ना वफाकी हुकूमत। उनको फैसिलिटेट सिर्फ और सिर्फ फ़ौज कर सकती है। फ़ौज का कब्ज़ा होता है, और फ़ौज जो है वो ख़ुद भी कारोबार करती है, और जो उसके अलाइज बन जाते हैं उनको कारोबारों में मदद करती है, उनको पार्टनर बना लेती है, उनसे इनडायरेक्टली जो है वो हर तरह के मतलब माली मामलत भी फौजी जर्नल ले रहे होते हैं, और उनका निज़ाम चलने में उनकी मदद कर। इस तरह के मैं बहुत से इंटरव्यूज़ कर भी चुका हूँ। जनरल शफात अली शाह का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने आपको बताया किस तरीके से वो ड्यूरिंग सर्विस भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी जनरल मुशर्रफ के साथ थे वो, उसके बाद भी जो मामला थे उनके मैंने आपके सामने किया, और उन्होंने इंटरव्यू के दरमियान माना कि किस तरीके से जो कंपनियां हैं वो इंगेज करती हैं और फिर आपको बड़ी बड़ी रकमें देती हैं, और आपका काम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपने लाहौर के DHA में या डिफेंस में या कराची के डिफेंस में आपने जो है वो टांग पे टांग रख के जो रेस्ट चेयर है उस पर बैठना होता है, और एक आधा फ़ोन खड़का देना होता है, और फिर आपको करोड़ों अरबों रुपए जो है वो मिलते चले जाते हैं। तो ये कारोबारी अफराद की मजबूरी होती है। तो जो नया प्लान है जनरल आसिम मुनीर का, उसके अंदर
ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिट होना ज़रूरी हैं। तो बड़ा क्लियर लग रहा था, मैंने आपके सामने बड़ा तफसील से कल बात की कि किस तरीके से वो इस जो है ना, आप कह लें प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के 3 जुज़्व हैं, उसके ऊपर वो चल रहे हैं कि जी ये निज़ाम फ़ेल हो गया, वज़ीर-ए-आज़म फ़ेल हो गया, हुण नवा निज़ाम आएगा और उसके लिए जो है वो जो सूबे जो है नए बने, यानी कि सूबे नए बनने से मुराद है कि सूबे ख़त्म होकर 1 यूनिट बने, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जमहूरियत ठीक है लेकिन जमहूरियत ए वाली ठीक नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है, सदारती निज़ाम लाया जाए, अपने लोगों के ज़रिए, अपने लॉन्च किए हुए सहाफ़ियों और सियासतदानों के ज़रिए ये बातें वो पहले भी करवाते रहे। इसके आगे चल के वो ये कहते हैं, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा ये है कि सारे कारोबारी अफराद जो हैं साडी पार्टी बनने, ये सब करते हैं। मुशर्रफ भी आके इसी नुक्ते से शुरू हुए, ज़िया-उल-हक साहब ने भी यही काम किया, अयूब भी यही किया करते थे कि जो भी कारोबारी अफराद है उनको बिठा के, क्योंकि उनके मुताबिक जो थोड़ा बहुत कोई काम चल रहा है इकॉनमी में, पहली बात है कुछ है ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत कोई है तो इन्हीं की वजह से है, तो इनको जिस तरह थोड़ा सा फैसिलिटेट करके अपने साथ इस्तेमाल किया जाए। अब कल वो उनको कायदा सियासत को ज्वाइन करने की दावत दे रहे थे मोहसिन नकवी साहब। मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी कि ये सारा कुछ वो टीम आसम मुनीर के तौर पे कर रहे हैं, आसम मुनीर के कहने पे कर रहे हैं। आसम मुनीर का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है उसको पहले ढके छुपे सहाफ़ियों के जरिए सामने रखा जाता था, अब वो खोल के सामने रख रहे हैं। आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाले जो चमचे खर्चे होते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी वगैरह, इसके फ़ौरन बाद मैं अभी तो ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको वो कर नहीं सकूँगा, दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन आप फवाद चौधरी की टाइम लाइन पर जाके देख सकते हैं कि बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम हो रहा है कि इधर से आके मोहसिन नकवी बोलते हैं और जितने चमचे खर्चे हैं वो आते हैं और कहते हैं बिल्कुल वाह 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 क्या बात की है मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल ही ये है। ये जब भी बात करते हैं इनका यही तरीकाकार होता है कि आखिर में इनको वाहिद हल वही बात नजर आती है जो इनको GHQ रावलपिंडी से बताई गई होती है और उसको फिर ये फैलाते हैं। तो आप देख सकते हैं फवाद चौधरी की टाइमलाइन पर जाकर, जो कि पिछले लंबे अरसे से ISI के लिए एक टाउट का रोल प्ले कर रहे हैं सियासत के अंदर, तो उन्होंने भी फौरी तौर पे इंडोर्स किया कि ये चीज़ आप कर दें। उसके बाद आपने देखा कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिल्कुल सिक्योरिटी के ऊपर थी, उसके ऊपर कोई और बात नहीं करनी थी, तो पहला सवाल तो मैं ये नहीं कहता कि करवाया गया, मैं कभी भी नहीं कहता कि ये सवाल कराया गया, सहाफ़ियों के अपने सवाल होते हैं, बाद लोग इस पे बड़ी गलत बात करते हैं, लेकिन जो दूसरा सवाल था वो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, बड़े काबिल एहतराम सहाफ़ी जनाब अब्सार आलम ने किया। हालांकि वाज़े तौर पे कहा गया था कि सिक्योरिटी के हवाले के अलावा कोई सवाल नहीं करना, फिर भी अब्सार साहब ने जाके कहा जी मोहसिन नकवी ये कह रहे थे कि सिस्टम नाकाम हो गया है और ये करना चाहिए। अब अब्सार साहब का सवाल बड़ा जायज़ था कि जी आप तो कह रहे हैं ये बेहतरी ला रहे हैं, ये कंप्यूटर दे रहे हैं, ये करके बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि जी सिस्टम ही नाकाम हो गया, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने, पता नहीं अब्सार साहब ने भी गौर से सुना या नहीं, उन्होंने अब्सार साहब की बात का जवाब नहीं दिया, वो सीधा बात को एक लंबी कहानी सुना के सूबों के ऊपर लेके आ गए कि देखें मुल्क की आबादी बढ़ गई है, मुल्क का फलाम बढ़ गया है, पता नहीं क्या क्या बढ़ गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। अब जो है इंतज़ामी तौर पर बेहतरी लाने के लिए मज़ीद सूबे बनाना ज़रूरी है। वो कभी भी असल बात के ऊपर नहीं आएंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा सूबों की तकसीम लसानी बुनियादों पे है। कम कम तादाद में मौजूद लोगों के हवाले से तो सूबे बन गए, जो सराइकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में है उनका सूबा आज तक नहीं बना। एक बिल्कुल मुख्तलफ ज़ुबान, एक मुख्तलफ सकाफत, एक मुख्तलफ कल्चर, एक मुख्तलफ हिस्ट्री, एक पूरा मुख्तलफ अदब लेकर वो बैठे हैं। पहले तो उनको महरूम रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इंडिया के साथ पानी का मामला किया तो सतलज का पानी पाकिस्तान के लिए बंद किया भारत ने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ौरन कहा कि इनको पैसे दें, जितने पैसे भारत मांगता दें, लेकिन इस इलाके का पानी बंद ना हो। ये बात तो हम मुताला पाकिस्तान में नहीं लिखते। इंडस वाटर ट्रीटी में पानी बंद हुआ तो पानी बंद है, फिर पानी नहीं आया। लिंक कनाल बनाने के लिए कि इन इलाकों को पैसे देने हैं, पूरे दुनिया से पैसे लिए। बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लिंक कनाल बनाने के लिए इंडिया से पैसे लिए गए। उस मायदे का हिस्सा था, खैर वो बरतानिया ने पैसे दिए, अमेरिका ने दिए कि लिंक कनाल बने, कि जहां तक पानी नहीं जा रहा वो नहरें भी अपर पंजाब के चंद डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई, आगे बनाई गई, लेकिन उन्हें पानी नहीं कभी आया। फिर तो बात यह है कि असल मसला तो ये है, आइन के मुताबिक भी उस सूबे की असम्बली का एक करारदाद मंजूर करना ज़रूरी होता है, जो कि एक करारदाद नए सूबे के लिए, सराइकी सूबे के लिए पंजाब की असम्बली कर चुकी हुई है। लेकिन बात यह है कि बाकी सूबों में तो इस तरह की कोई करारदाद भी नहीं है, उस तरफ नहीं जाएंगे। असल बात की तरफ सूबे बनाने हैं, दर्जनों सूबे, यानी कि सूबे जो मौजूदा हैं ख़त्म करने हैं। सिंध को ख़त्म करना है, पख्तूनख्वा को ख़त्म करना है, हमने बलूचिस्तान को ख़त्म करना है। खैर मैं जब बात करूंगा किया बलोच से, उनसे भी ये पूछूंगा कि क्या बलूचिस्तान में मजीद सूबे बनाना कोई मसाइल का हल है या नहीं, वो बात बाद में होगी।
खैर, अब ये आपको मैं जो कल बता रहा था कल के वीलॉग में कि किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बात की है मोहसिन नकवी ने, पूरा जनरल आसिम मुनीर का एजेंडा प्लान सामने रखा है, तो उसके हवाले से ये बात सारी की सारी प्लान जीएचक्यू से आ रहा है। तो आपने देखा कि पहले वो चमचे खर्चे फवाद चौधरी जैसे आए और काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे जी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तब्दील होने लगा। ये भी एक तरीकाकार इनका होता है, एक बंदा छोड़ते हैं, वो एक बात करता है, पीछे से पूरी फौज खड़ी हो जाती है। नहीं, गलत ठीक कर रहे हैं, देखिए असूल की बात कर रहे हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। तो फिर सारों को हल वही नज़र आता है जो वक़्त का बादशाह हल बता रहा होता है कि तुम्हारे मसाइल हैं, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में दाने नहीं है, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, तुम परेशान हो, यहाँ पे दहशत गर्दी है। हमें मालूम है हर शहर, हर इलाका जो है वो दहशत गर्दों के ठिकाने पे है। ये सारे मसाइल जो हैं इनका हल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि नवे सूबे नहीं बन रहे। मैनू आन दियो, मैनू नवे सूबे बना दियो, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो फिर वो जो बादशाह बात करता है तो फिर वो नीचे हर शोबे के अंदर बैठे चमचे खर्चे गल तो ठीक कर रहे। अरे भाई, जो असल बात है सूबा बनने की, वो सूबे की आप बात ही नहीं करते, जिसके हवाले से करारदाद भी मंजूर हो चुकी हुई है। और आप पहले से मौजूद एक प्रॉपर इंतजामी यूनिट्स को, जिनकी एक बुनियाद है, जिनकी एक शिनाख्त है, जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, जिनकी बुनियाद पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इन लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था, हालांकि उसके पीछे साजिश और भी थी, लेकिन जो भी आज का पाकिस्तान है इसकी बुनियादी हकीकत ही ये है कि ये जो अकाइयां हैं ये अपनी शिनाख्त को कायम रखते हुए इस मुल्क का हिस्सा बनेंगी। अगर आप इन सूबों को खत्म करने की बात करते हैं, अगर आप सिंध को खत्म करने की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कोई और बात नहीं कर रहे। जहां तक सराकी इलाके का तल्लक है वो पहले से इलादा थे। और आपके लिए इतला क्लियर है, बहावलपुर के पास तो ये भी ऑप्शन थी भारत इंडिया के बॉर्डर पे है कि चाहे वो जाके उनके साथ मिल जाए। बहुत सी मुस्लिम रियासतें जो है वो भारत के साथ गई, वो इस तरह के मनसूबे का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन आपने क्या किया, आपने उल्टा जो है 1 यूनिट बनाया तो उसको जम कर दिया, 1 यूनिट तोड़ा तो पंजाब का हिस्सा बन गया। बाकी जो सराइकी इलाका था वो भी हिस्टोरिकली बिल्कुल अलग था। बजाय वो बात करने के आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना वो बुनियाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। असल में इस तरफ तवज्जो, इस तरफ बहस में डालकर वो जो जुल्म सितम और जबर बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में और कश्मीर में हो रहा है उसकी तरफ से नज़र हटाना चाहते हैं और इस तरह के चंद लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर, अगले मौजू पे चलते हैं। उनसे सवाल किया गया कि ये बताएं कि अफगानिस्तान के एक वजीर हैं, वो गए हैं इंडिया और उन्होंने वहाँ जाकर ये किया वो किया और कहा कि आप तो हमारे डीएनए वाले भाई हैं, हमारा तो डीएनए एक ही है, कोई इस तरह की बात की। तो आप क्या कहते हैं? अब इसके ऊपर मैं वैसे आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ और मैं इस पर मुख्तसर बात करता हूँ कि देखिए, इसमें वो ये भी कह सकते थे कि जी भारत जो है वो हमारा दुश्मन है। वो ये भी कह सकते थे कि भारत जो है वो चालाक दुश्मन है। वो ये भी कह सकते थे कि भारत जो है वो मक्कार है। वो ये भी कह सकते थे कि भारत ने हमारे साथ ज्यादती की है या हमारे साथ जुल्म किया है या हमारे साथ वादा खिलाफियाँ की हैं, और हम तो अफगान तालिबान जो थे, जो भी उनको सपोर्ट करते, जो करते रहे। अब उनको शर्म आ रही है ये बात अपने मुंह से निकालते हुए भी। उनको स्ट्रेटजिकल एसेट कहते थे वो। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया है? वो जाहिलाना जवाब दिया जिसका बहुत सारे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी कि कुरान पाक की फलां सूरत के फलां जगह पे ये लिखा हुआ है कि तुम कभी भी काफिर जो है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। देखिए, वही पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मजहब का इस्तेमाल, किस बात का क्या मतलब था, क्या बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई, और आप ये देखें कि लोगों को वो करने के लिए, जाहिल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए आप जो मर्जी कहते चले जाएं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप जो मर्जी बात कर दें, जो मर्जी आप कर। मैं ये जब साहब लगे ना DGISPR, तो मुझे याद है मैंने मीडिया के बहुत से लोगों को दरख्वास्त की थी कि आप प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करें। मैं जानता हूँ ये सारे मेंटली सिक, मेंटली रिटार्टेड लोगों की ये फैमिली है। इनके जो वालिद हैं, जो शरीफ चौधरी थे, वो नाम निहाद फराडीय साइंसदान थे, और वो ज़ियाउल हक के दौर में, मैंने, आप सुन चुके होंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुला के बाहर से वो एक मुकाला पेश कर रहे हैं कि जी जिन्नों के जरिए बिजली कैसे बनाई जा सकती है। और वो साहब जो हैं अभी भी हयात है माशाल्लाह, यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। आप अंदाजा करें कि इस तरह के मेंटली रिटार्टेड लोग जो हैं वो कितने अहम ओहदों तक पहुंचते हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है? मैंने आपके सामने रखा था, मैंने आपको हमेशा दावत फिक्र दी है कि पाकिस्तान के अंदर कभी आप ये सोचें
कि इतने ज़बरदस्त लोग हैं, इतनी ज़बरदस्त यूथ है, अगरचा तलीम की वो सहूलतें तमाम लोगों को बराबर मुयस्सर नहीं हैं, और कोई हुकूमत भी, किसी सूबे की हुकूमत भी इस हवाले से कोशिश नहीं करती कि आवाम को, तमाम आवाम को एक ही तरह की तलीमी सहूलतें मुयस्सर हों। लेकिन फिर भी चलें, अच्छे इदारे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, निकलते हैं, बाज़ औक़ात बैन अवी सतह पर भी परफॉर्म करते हैं। कोई एक क्रिएटिविटी दिखा दें, कोई एक नई चीज़ इन्होंने ईजाद की हो, बनाई हो। ऐसे फजूल बहस में पड़ जाएंगे, जी फलां बंदे ने ये किया, फलां ने ये किया। कोई एक चीज़ जो ह्यूमन बीइंग की आसाइश के लिए, आसानी के लिए बनाई हो, इंसानियत के लिए कोई भलाई का काम कर दिया हो। मैंने आपको कहा था ये सोचा करें, और इस सोच के पीछे वाहिद जवाब जो आता है वो यही है कि इंसानी जहन जो है, जब वो फितरी तौर पर वो बढ़ता है, वो शऊर पाता है, वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है, आज़ादाना सोचता है, तो वो सब कुछ कर सकता है, वही कुछ जो बाकी दुनिया के लोग कर लेते हैं। जब कोई भी जहन जो है नफरत की बुनियाद पे आगे चलता है, जब किसी जहन के अंदर बचपन से नफरत ठोंसी गई हो कि ये चूड़ा है, ये ईसाई है, इसको हाथ नहीं मिलाना, इसके साथ खाना नहीं खाना, ये फलां काफर है, ये फलां हिंदू है, मतलब, और फिर ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मेंटली रिटार्टेड एनिमल्स होते हैं कि ये अपने अंदर आसपास बैठे हुए लोगों को कहते हैं जी फलां मुसलमान नहीं है, फलां मुसलमान नहीं है। आप अंदाजा करें, ऐसे लोग जिनको दुनिया इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। अरे पहले दुनिया को तो देखो, वो तुम्हें इंसान नहीं मानती। इन्हीं लोगों की, ये जो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जैसे जहन ये जब लीड करते हैं लोगों को, तो फिर इसी तरह का जो पॉइजन है वो माशरों में फैलता है। अब देखें, वो सवाल कर रहा है बंदा, उसका जवाब दें। आप कंडेम करें बेशक दोनों को, भारत को कंडेम करें, अफगानिस्तान को। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो एक बड़ी तादाद में नहीं रहते? क्या वो कम पाकिस्तानी है? क्या वो कम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले क्रिश्चियंस आप जैसे घटिया लोगों से, जो सारा दिन नफरतें बेचते हैं, आग लगाते हैं, उनसे हजारों गुना बेहतर है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, हम सबका है, और हमें नफरतें नहीं फैलानी है। हमें झूठ इस तरह से बोल के और सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करके लोगों को मजीद पागल और जाहिल बना के इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे स्पेस मिल जाती है नेशनल मीडिया के ऊपर, डिक्लेयर टेररिस्ट। यही वजह थी कि मैं मीडिया जब ये आए थे, मैंने मीडिया के दोस्तों से कहा था हाईलाइट जरूर करें, ताकि ऐसे लोगों की बात की कोई क्रेडिबिलिटी ना रहे कि झूठे लोग हैं, मजहब का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। खैर आगे चलते हैं। कश्मीर के ऊपर सवाल हुआ, तो कश्मीर के ऊपर मसूफ ने क्या जवाब दिया? वही जवाब जो मुसलसल दे रहे हैं कि ये भारतीय एजेंट है। बलूचिस्तान में लोग हकूक की बात करें, वो भारतीय एजेंट हैं। पख्तूनख्वा में लोग पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए बात करें, तो वो अफगानिस्तान के एजेंट हैं, गद्दार हैं, चोर हैं, बाहर से पैसे ले रहे हैं। बाकायदा आसिफ गफूर ने कहा था पैसे ले रहे हैं, कनेक्शन है, हमारे पास कनेक्शन का सबूत मौजूद है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, क्या नाम है, हमारी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ की जो क़यादत है, मंजूर पश्तीन साहब के, थोड़े बहुत पैसे हमें भी दे दें अगर उनको इतने पैसे मिल रहे हैं तो। वो तो देखने से भी गरीब ही लगते हैं, और गरीबों की तरह ही रहते हैं, गरीबों की तरह ही चलते फिरते हैं। अब कश्मीरी भी गद्दार है, भारतीय एजेंट है, खबरें भी छुपवा ली, और आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कहा कि ये भारत करवा रहा है, भारत का एजेंडा है, और बताया उन्होंने कि किस तरीके से जो है वो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मई के वाकयात हुए, और उसके बाद फिर ये हुआ। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तहरीक है वो 2025 से बहुत पहले से चल रही है, सिर्फ उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। अल्टीमेटली वो लोग इकट्ठे हुए कि यार आपने तो ये वादा किया था, ये डैम बनेगा तो आप हमें ये सब्सिडी देंगे, ये सस्ती बिजली देंगे। आपने इतनी दहाइयाँ वो नहीं दी, आपने जुल्म की तमाम इंतहाएं पार कर दी। आप अपने पास बैठे हुए चंद लोगों की बुनियाद पे यहाँ 12 सीटें कहते हैं। पूरी दुनिया में ये असूल है, बल्कि मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। मैं इसके ऊपर भी एक आपके सामने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम में बताऊंगा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये मसला हुआ कि किसी इलाके के जो मामलात हैं वो चलाने वाले लोग, जो हक़ के नुमाइंदगी है वो उसी इलाके के लोगों को होना चाहिए, या बाहर से बैठे हुए लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिवली मुदाखलत कर सकते हैं, चाहे वो उस मुनज़्ज़म इंतज़ाम के तहत किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हों। तो क्या बाहर के लोग आके नुमाइंदगी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके ऊपर भी मैं आपके सामने एक तहकीक भी रखूंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि उन्होंने फिर वही कहा, वही झूठ बोला जो वो अखबारों में पहले छुपवा चुके हुए थे कि ये भारतीय एजेंट है जो कश्मीरी है, जो अपने हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं।
ये पाकिस्तानी फ़ौज का, एस्टेब्लिशमेंट का ये तरीक़ाकार, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। ऐसे जाहिल लोगों को लाकर हम फ़ौज की ऐसे-ऐसे अहम ओहदों पर बिठा देते हैं। यहाँ पे अच्छे लोग भी तो बैठ सकते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी तो बैठ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी तो बैठ सकते हैं जो नफ़रतें फैलाने की बात ना करें। यहाँ पे ऐसे लोग भी तो आ सकते हैं जो इसी पोडियम पे खड़े होके कहें कि पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इन बलोचों, इन सिंधियों, इन सराइकियों, इन पख्तूनों, इन पंजाबियों, इन कश्मीरियों, इन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक गुलदस्ता है। ये तमाम फूल मिलें तो एक गुलदस्ता बनता है, एक पाकिस्तान बनता है। नहीं, बलोच भी गद्दार हैं, सिंधी भी गद्दार हैं, सराइकी भी गलत हैं, पख्तून भी गद्दार हैं, कश्मीरी तो इंडिया से पैसे ले रहे हैं, गद्दारी की आखिरी इंतहा पे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान को आज तक कमज़ोर करते आए हैं और अब इनके अपने माउथ पीस कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो गया है। इसीलिए नाकाम हुआ है कि आपकी ये ज़ुबान नहीं बंद हो रही। आपके लिए काम करने वाले सहाफ़ी मुसलसल झूठ लिख रहे हैं, हम वतनों को गद्दार कह रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।